बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि मैं जब जेएनयू में पढ़ता था, बात 2015 और 16 की है, तो हमारे यूनिवर्सिटी से एक नजीब नाम का एक तालिब इल्म को मार पीट के उनको गायब कर दिया गया। उसके बाद से मैंने एक मजमून उर्दू में लिखा और उसके बाद उसको मैंने इनकलाब को भेज दिया। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि अगले दिन 9 बजे आप मजमून भेज रहे हैं और अगले दिन वो मजमून छप जा रहा है। और उस मजमून का उन्वान था खौफ के साए में जेएनयू। और वो ऐसा दौर था जब हुकूमत बदल चुकी थी और उसके असरात जो हैं वो हर तरफ दिख रहे थे। और मैं उस मजमून को बार बार पढ़ता हूँ और मुझे लगता है कि जो भी पेशन गोई मैंने उस ज़माने में की थी वो सही साबित हुई। और इसके लिए मैं शकील साहब का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ घंटे के अंदर में उस मजमून को उन्होंने शाया किया। और उसके बाद कभी कभी मुझे याद है कि मुझे लिखने का शौक़ था और मैं इनको व्हाट्सअप किया करता था कि आप इस मजमून को लगा देंगे, इसको छाप देंगे। तो शकील साहब का जवाब ये आता है कि यार तुम्हारा मजमून ठीक होता है लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं होती है। तो इस तरह से कुछ 2-4 महीने तक सिलसिला चला। बीच में एक आध मेरे मज़ामीन 1-2-4 छपे भी। बाद में यामीन साहब को मैं पर्सनली नहीं जानता था। ऐसे ही एक दिन मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा लिखते हैं, आप क्यों नहीं लगातार लिखते हैं। मैंने कहा मैं तो लगातार लिखना ही चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा मैं बात करके देखता हूँ। तो आज जो भी मेरे कुछ दर्जनों मज़ामीन जो शाया हुए हैं, अगर उसके लिए कोई इंसान मुबारकबाद के काबिल हैं तो वो यामीन साहब हैं, जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में इन्होंने बात की। और उसके बाद से जो भी मजमून लिखने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। जैसा कि सर ने बताया, मेरे बारे में 2 अच्छी बातें कही। मैं भी कई बार सोचने लगता हूँ, ना तो मैं अभी तक किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, ना मैं किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, ना मैं किसी सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पता नहीं किस हैसियत से इनकलाब मेरा मजमून छाप रहा है और कब तक छापेगा और इसमें यामीन साहब की कितनी हमदर्दी और मोहब्बत है, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। तो जब इन्होंने मुझे इस किताब को भेजी और जब मैंने इस किताब को उसका मुताला किया तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इन्होंने, जिसको हमने अंग्रेज़ी में भी लिखा था कि गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जो हैं, जो बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े सहाफ़ी के बीच में मुझे बुलाया जाना मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है। और यामीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता रहा हूँ कि यामीन साहब को जब भी मैं मजमून भेजता हूँ, अगर लेट हो जाए या उसमें कुछ इमला की गलती हो जाए तो ये कहते हैं आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम उसको ठीक कर लेंगे। तो मेरा जो ज़ाती ताल्लुकात इनके साथ है, मैंने पाया कि ये इतने बड़े ओहदे में होने के बावजूद भी आप इनसे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। इनके अंदर में किसी तरह की क्या बोलते हैं एहसासे बरतरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी सहाफ़ी में आज के दिन में नहीं पाया जाता है। सहाफ़ी या पत्रकार आज के दौर में उसे किसी बड़े चैनल या बड़े अखबार में अगर उसको आई कार्ड बन जाने के बाद वो ऐसा वो पेश आता है जैसे लगता है कि वो यहाँ का बादशाह और यहाँ का साहब बन गया। मैं भी तालिब इल्म था सहाफ़त का और मैंने भी इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी की। तो हमारे यहाँ एक बात बताई जाती थी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। तो एक बात बताई जाती है कि बतौर सहाफ़ी हमें कोई भी एक्स्ट्रा पावर नहीं हमारे आईन ने दिया हुआ है। हमें जो आर्टिकल 19 के तहत जो एक आम इंसान को बोलने की बात जो कही गई है, उसी के तहत हम भी अपनी बात को रखते हैं। तो जो पत्रकार है, जो सहाफ़ी है, कोई ऐसे आसमान से उतरा हुआ कोई इंसान नहीं है और इक़्तिदार की गलियों में घूमने वाला कोई वो बहुत बड़ा मंत्री और संतरी नहीं है। ये बात आजकल के पत्रकार लोग भूल जा रहे हैं और इसीलिए उनके साथ गलतियां होती हैं। और मैं अपना माथा पीटने लगता हूं कि आजकल पत्रकार लोग जेड सिक्योरिटी क्यों मांगते हैं। अगर आवाम के बीच में पत्रकार जाके मिले नहीं, बैठे नहीं, बात ना करे तो फिर किस तरह की सहाफ़त आप करेंगे। यानी आपको भी इस बात का डर है कि आप जो लिख रहे हैं वो सच्चाई पे मबनी नहीं है, आवाम में उसका गम और गुस्सा है और आपकी जो बेईमानी है वो लोग समझ रहे हैं, इसीलिए आपको जेड सिक्योरिटी चाहिए। इस पस मंज़र में यामीन साहब की जो शख्सियत है वो मैं समझता हूँ कि आज बहुत कम ऐसे सहाफ़ी होंगे जो एक छोटे क्या कहेंगे रिपोर्टर से या हमारे जैसे लोग जब उनको मेल करते हैं या वक्त बहुत लेट होता है तब भी आपको बहुत ही अच्छे से बात करते हैं
और मैं भी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मैं यही समझ रहा हूँ कि चाहे आप कितने बड़े सहाफ़ी बन जाइए, कितने बड़े आप एडिटर बन जाइए, अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं हैं तो सब बेकार है। और मुझे लगता है कि इस टेस्ट में यामीन साहब के साथ जो भी मेरा रिश्ता था वो मैं समझ रहा हूँ कि उसको बयान करना मुमकिन नहीं है। रही बात किताब के ऊपर पे, तो किताब को मैंने इसका मुताला किया और मैंने ये पाया कि ये 4-5 बड़े बड़े जो थीम्स हैं, जो उन्वान हैं, उसके ऊपर है। सहाफ़त है, तहज़ीब व सक़ाफ़ती मज़ामीन है, तालीमी बहुत सारे मज़ामीन हैं, आलमी मंजरनामा के बहुत सारे मज़ामीन हैं और अदब से भी रिलेटेड है। अब मैं सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर सकता। जो चीज़ें मेरे दिल के करीब है और जहाँ पे मैं ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पेश कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, जैसे मीडिया, कल्चर और सोसाइटी, इसी के बारे में 2-3 मिनट और अपनी बात रखूँगा और फिर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा। सबसे पहली बात है कि जब मैं यामीन साहब की किताब को पढ़ रहा हूँ तो इस किताब की सबसे पहली मजबूत पहलू क्या है? यामीन साहब की जो राइटिंग है, जो उनकी तहरीर है, वो बहुत ही साफ है और उसको समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक सहाफ़ती ज़बान होनी चाहिए, जो कि आवाम से जुड़ी होनी चाहिए, उसके अंदर में आपको डिक्शनरी के कितने अल्फाज आपको आते हैं वहाँ पे उसका मुजाहरा करने की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि ये रिक्शे वाले से लेके आम पढ़े लिखे इंसान से लेके मिनिस्टर और वज़ीर और यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, तो एक अच्छे सहाफ़ी की यही खूबी होनी चाहिए कि वो मुश्किल से मुश्किल बातों को आम ज़बान में उसको पेश करे और हर चीज़ों का वो एक्सप्लेन करे। तो इस पैरामीटर पर मैं जब इस किताब को देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि यामीन साहब जो हैं उनकी राइटिंग बहुत ही अच्छी है। और जब मेरे जैसे कम उर्दू जानने वाले लोगों को भी अगर ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो मुझे लगता है कि इस इम्तहान में भी ये बहुत ही पास हैं। दूसरी बात ये है कि यामीन साहब की राइटिंग को मैंने पाया कि इनकी राइटिंग बहुत ही बैलेंस्ड है और इसके अंदर में किसी तरह का जो पैशन जो है, किसी तरह का जो जुनून है, जज्बातियत जो इसको बोलते हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती है। इनकी राइटिंग्स को पढ़ के मेरे अंदर में ये बात नहीं आ रही है कि तहरीर करने वाला इंसान मुसलमान है, कि वो हिंदू है, अगर मुसलमान भी है तो किस मसलक से इसका ताल्लुक़ है। इस तरह की चीज़ें उनके अंदर में नहीं आती है। और जैसा कि सुहेल अंजुम साहब ने भी उस मजमून का जिक्र किया जहाँ पे वो बरेलवियत और देवबंदी की बात कर रहे हैं, तौकीर रज़ा साहब जब वहाँ पे जा रहे हैं, देवबंद के अंदर में जा रहे हैं, उस मजमून को भी मैंने पढ़ा और इनकी जो तहरीर पढ़ने के बाद मुझे यही एहसास हुआ कि ये अपने आप को एक मुसलमान, एक हिंदुस्तानी के तौर पे देखना चाहते हैं और इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि जो मसलकी फासले जो हैं, जो दूरियां हैं, जो इख्तलाफ है, वो हर समाज के अंदर में ऐसा नहीं है कि जो शिव के मानने वाले जो लोग हैं उनको वैष्णव के मानने वाले लोगों के साथ उनकी इख्तलाफ नहीं है, जो आर्य समाजी है उनके सनातन के साथ इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अगर दूसरे लोग एक साथ इकट्ठा रह सकते हैं कि कुछ नुकात पे अगर एक साथ कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं बना सकते हैं। और मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहता हूँ कि जो एक मसलकी और मक्ते फिक्र की जो तासुब है वो मुसलमानों में बहुत ही ज़्यादा है और इस वजह से भी वो एक सियासी तौर पे एक कमज़ोर तबके के तौर पे उनको देखा जाता है। जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनको ये खबर पहुंचाई जा रही है कि अगर आप 3 तलाक का मामला लाएंगे तो ये लोग आपका साथ देंगे, ये लोग आपका साथ नहीं देंगे, ये आपके साथ आ जाएंगे, वक्फ पे वो आपका ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो इनके अंदर में वो भी चीज़ देखी जा रही है कि ये मसलकी चीज़ों को कैसे ढांपा जाए और जो अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए कैसे इत्तेहाद पैदा किया जाए। रही बात ये कि इनकलाब अखबार जब 2011 और 12 में शुरू हुआ उस वक्त में राष्ट्रीय सहारा एक बहुत ही बड़ा अखबार हिंदुस्तान में हुआ करता था, लेकिन शकील साहब की कोशिश की वजह से या फिर यामीन अंसारी साहब की कोशिश या फिर वदूद साहब की वजह से आज इनकलाब अखबार जो है अगर हिंदुस्तान का पहला अखबार बना हुआ है उर्दू में, जिसका सर्कुलेशन आप ही की किताब से मैं कोट करके बोल रहा हूँ 7.36 लाख, 7.36 लाख, ये 4 साल पहले 8 मान लेते हैं या 9 मान लेते हैं। तो ये नंबर 1 अखबार को, किसी अखबार को लॉन्च करना और उसे नंबर 1 बनाना, इसलिए इनकलाब की पूरी टीम इसके लिए मुबारकबाद की काबिल है। और मैं उसके साथ बहुत लेट से जुड़ा, लेकिन मैं भी बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक क्या बोलते हैं लीडिंग सर्कुलेशन वाले अखबार के साथ मैं लिखता हूँ। अब रही बात कि ये यामीन साहब की राइटिंग में मैंने देखा कि गैर जानिबदाराना तरीके से इनकी तहरीर होती है और एक और इनके अंदर में एक चीज़ जो सामने आ रही है वो है आपको
डाइवर्सिटी और यूनिटी की बात जो होती है, जिसको मतलब कहते हैं कसरत और वहदत की बात बोलते हैं, कि इनकी राइटिंग की अगर खुशबू अगर आप कही जाए तो उसके अंदर में एक डाइवर्सिटी है, तनोव है उनके अंदर में। लेकिन पूरी राइटिंग पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि खासकर जो हमारे मुसलमान भाई एवं बहन हैं वो तनोव की बात हर जगह कहते हैं, लेकिन उसमें एक दो चीज़ आपको जोड़ने की ज़रूरत है। जिस तनोव और डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो आप उसे सिर्फ मजहबी चश्मे से मत देखिए, उसे आप सोशल जस्टिस के चश्मे से भी देखिए। उसके अंदर में आप जो पासमानदा तबकात के लोग हैं उनके बारे में भी बात कीजिए, और देखिए जिन लोगों को पासमानदा तबकात की हिमायत से कुछ लेना देना नहीं है वो आजकल उनके ऊपर डोरे डाल रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की ऐसी किताब उनके हाथ में है जहाँ पे मसावात की बात कही गई है, जहाँ पे कहा गया है कि अमीर को गरीब के ऊपर फौकियत नहीं है, काले को गोरे के ऊपर फौकियत नहीं है, ऐसे समाज के अंदर से क्यों नहीं बराबरी की बात आती है? तो मुझे लगता है कि एक जात पात की जो चीज़ें हैं वो भी सेंटर में आनी चाहिए। मैं पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चलती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर में। हिंदुस्तानी सियासत में 1967 के बाद जो रीजनल पार्टियां हैं उनका उभार शुरू हुआ, और जो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े जो सेकुलर इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने कहा कि सियासत में जात पात आ गया। अरे भाई, जब पार्लियामेंट में बैठे हुए सारे लोग अगर एक ही मजहब और एक ही जात से आते हैं तब आपको जात पात नहीं दिखता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती या अखिलेश या फिर आपके तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार या फिर स्टालिन या फिर ओवैसी, इस तरह के लोग जब सामने आते हैं तो आपको जात पात दिखने लगता है। इस महफिल में सिर्फ मर्द ही भरे रहें तो इंसान दिखता है, लेकिन अगर औरत आ जाए तो आपको दिखता है अरे तो इस महफिल में औरतों की बड़ी बालादस्ती हो गई है, वहाँ मर्दों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि सामाजिक न्याय जो है, सोशल जस्टिस है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। और हिंदुस्तानी समाज में जिस तरह से हिंदुओं के अंदर में जात पात है उस तरह से मुसलमानों के अंदर में जात पात है, और मुसलमानों के अंदर में जात पात खत्म करने की बात करने की जिम्मेदारी एक सैयद की भी उतनी होनी चाहिए जितनी एक अंसारी की होनी चाहिए। हम जात पात की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम समाज के अंदर में तकरीबकारी करना चाहते हैं, हम जात पात की इसलिए बात करना चाहते हैं कि आपके सफों में कमजोरी है, इसका फायदा ऊपर बैठे हुए लोग उठा रहे हैं। उनको पता है कि एक अंसारी को वजीर बना देने के बाद उत्तर प्रदेश में जो उनके पासमानदा तबकात के लोग हैं जिनको सेकुलर पार्टियों में जगह नहीं मिलती है वो शायद हमारे साथ आए। तो मैंने यही कहा कि डाइवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको सिर्फ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। उसके अंदर में कास्ट, उसके अंदर में जेंडर, उसके अंदर में इलाका, ये सारी भी बातें रखनी चाहिए। तो मैंने और भी बात कहनी थी, फिर मैं कहूँगा, लेकिन आपको एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, आपने किताब लिखी और मुझे बहुत ही फायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच।